गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। एट द एंड हम लोग MCQs पर भी आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। नाउ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह क्लास जो है आप लोगों की नेक्स्ट आई थिंक अराउंड 16th तक ये क्लास आपको लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। 17 से अगेन ये क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी इन मॉर्निंग टाइम, जैसे चलती थी पहले वैसे फिर स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को 2 दिवसीय हेम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अब बोला गया है यहाँ पर कि 2 दिवसीय क्या है ये हेम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, यहाँ भी ऑलरेडी मेंशन है, यशोभूमि द्वारका। ओके, कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन? यशोभूमि, यशोभूमि है ना, ये क्या है? कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? यह द्वारका, न्यू दिल्ली। द्वारका, न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह किया गया है। नाउ किस मंत्रालय के सहयोग से? तो इसका किया गया है आयुष मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। नाउ आयुष का मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिगार्डिंग 3-4 इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा आयुष को लेकर के। WHO ने आयुष के साथ क्या किया है? इसने समझौता किया और यह इसका तीसरा समझौता था। पहला समझौता इसने 2016 में किया, देन 2017 एंड देन 2023 में यह इसका थर्ड समझौता जो है किया गया है। आई थिंक नवंबर मंथ में किया गया था। WHO इसके साथ क्यों समझौता करना चाह रहा है? क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए आयुष को लेकर के तो एक लोगो है कि हर घर तक आयुष की पहुंच होनी चाहिए और WHO भी इसे प्रमोट करने के लिए है, आयुष को बढ़ावा देने के लिए। अगर कंक्लूजन में बोला जाए तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है यह, इसके साथ इसने समझौता किया है। नाउ अब बात की जा रही है इसकी थीम क्या रखी गई, यानी यह जो हेम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया कहां पर? यशोभूमि द्वारका में। इसकी थीम क्या थी? तो थीम को आप लोग जस्ट यहां मेंशन कर लें। थीम क्या रही है? अनुसंधान को सशक्त बनाना, अनुसंधान को सशक्त बनाना। इसके अलावा क्या है? दक्षता, यानी इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। दक्षता यानी इफिशिएंसी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इस थीम को ध्यान रखिएगा। नाउ बात आती है 10 अप्रैल को लेकर के। 10 अप्रैल को ही क्यों किया गया? क्योंकि 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथिक दिवस जो है यह मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। ओके, यह दिवस 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी? होम्यो परिवार, एक परिवार, स्वस्थ परिवार। क्या था यह? होम्यो परिवार। चलिए मैं यहाँ पे इसकी थीम को यहाँ में लिख देती हूँ। इसकी थीम क्या रही, यानी इसका विषय क्या रहा? होम्यो परिवार, होम्यो परिवार। ठीक है, एक स्वास्थ्य, होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य, एक परिवार, एक परिवार। ये इसका क्या रहा? विषय रहा या इसकी थीम रही? यह इसका विषय रहा या इसकी थीम रही? तो ये हो गई। नाउ अब इस पूरे इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा WHO के रिगार्डिंग। WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ओके, और 7 अप्रैल को आपका क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। यही कारण है जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट भी किया जाता है, क्योंकि उस दिन WHO की स्थापना की गई थी इन ईयर 1948 में। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। इस इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। WHO ने क्या किया है? 2030 तक, किसके उन्मूलन के लिए? 2030 तक यह टीबी उन्मूलन कब तक करेगा? 2030 तक। ये कभी कभी क्वेश्चन जो आपके फैक्ट्स में पूछ लिया करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होंगे रिगार्डिंग दिस हेडलाइन
इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए एक पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्टार्टअप जो आपकी पहल है या इनिशिएटिव है इसके लिए क्या किया है, एक शुरुआत किया है। ओके, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ किस देश के साथ इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए इसने एक इनिशिएटिव लिया है? तो क्या हो जाएगा आंसर, यूरोपीय संघ। अब इस यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं? 27 देश हैं। पहले 28 था, ब्रिटेन के निकलने के बाद ये 27 देशों का संघ हो गया। इस 27 में से 25 ऐसे देश हैं जो वर्तमान में किसके सदस्य हैं? शेंगन क्षेत्र, है ना, शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं ये 25 देश। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ये कोशिश कीजिएगा कि शेंगन क्षेत्र जिसकी स्थापना इन ईयर 1985 में की गई थी, इसमें टोटल तो 29 कंट्रीज हैं, बट इस 29 जो आप कंट्रीज देख रहे हैं इसमें से 25 देश EU के इसमें शामिल हैं। लास्ट टाइम इसमें शामिल हुआ था क्रोएशिया शेंगन क्षेत्र में लास्ट टाइम, यानी 2022 में यह क्या हो गया, किसमें शामिल हो गया? शेंगन क्षेत्र में। और जो EU का सदस्य कब बना था? 2013 में यह यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, 2022 में जाकर के यह शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया। वर्तमान में हम लोगों ने पढ़ा था रोमानिया और बुल्गारिया, आंशिक रूप से यह भी दो देश हैं जो शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, बट यह भी EU के मेंबर्स हैं और 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया EU के सदस्य बने थे। बात अगर आती है कि जब वह सदस्य रोमानिया बुल्गारिया भी रह गए, क्रोएशिया भी हुए और 25 देश जो हैं EU के ही शेंगन क्षेत्र में शामिल हैं, तो रेस्ट ऑफ 4 कंट्रीज कौन हैं? इनके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे? नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकनस्टेइन हो गए, ठीक है, लिंकनस्टेइन। इसके अलावा एक कंट्री आपका और आ जाएगा और वो है स्वीडन, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज इसके अलावा भी इसमें शामिल है। नाउ अब ध्यान ये देना है कि यह शेंगन क्षेत्र होता क्या है, क्या है यह शेंगन क्षेत्र? तो इसमें जो ये इसके 29 सदस्य देश हैं, फॉर द एग्जाम्पल रोमानिया हो गया। अगर रोमानिया के लोगों को क्रोएशिया जाना होगा तो बिना वीजा यानी वीजा फ्री एंट्री होगी, वीजा फ्री एंट्री होगी, है ना, मुक्त वीजा, बिल्कुल वीजा फ्री एंट्री है। आपको किसी प्रकार की यात्रा दस्तावेज यानी ट्रैवलर जो डॉक्यूमेंट्स होती है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है आपका शेंगन क्षेत्र। इससे होता क्या है ना कि इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। कैसे? यहाँ पर आपको डबल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो कराधान आप जैसे देखेंगे वो अधिक यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। टैक्स एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, जब आपको वीज़ा नहीं लग रही है तो वहाँ पे ज़्यादा रुपये भी खर्च नहीं होंगे, आराम से चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो मुफ्त में जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसे हम लोग टोल टैक्स पे करते हैं तो उसकी भी एक दायरा बनी होती है। तो उसी प्रकार से दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस शेंगन एरियाज। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 29 देश जो इसके सदस्य हैं, ये देश एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बिल्कुल वीजा फ्री और किसी प्रकार की ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स या यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF द्वारा किया गया। IPEF इसके द्वारा किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? IPEF 2022 में इसे लॉन्च किया गया। ये है क्या? तो इस IPEF इस क्षेत्र के जितने भी देश होंगे, है ना, इन देशों में बस केवल इतना ध्यान रखें कि है क्या। तो इन देशों को लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए में क्या करना है? सहयोग के लिए क्या करता है? यह एक मंच प्रदान करता है। IPEF क्या करता है? इस क्षेत्र के देशों को, यानी टोटल इस क्षेत्र के अंतर्गत कितने देश आते हैं? इस क्षेत्र के जो देश हैं और इसके अंतर्गत करीब इसमें
14 कंट्रीज इसमें शामिल है। तो इस 14 कंट्रीज में लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाला क्या है, यह एक प्रकार का मंच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भी यह कितने पिलर्स पे टिका हुआ है, इसके 4 पिलर्स हैं, यानी 4 स्तंभ है जिस पर यह क्या करता है, कार्य करता है। देख लेते हैं वो स्तंभ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें व्यापार यानी ट्रेड, वह स्तंभ क्या हो जाएगा, ट्रेड होगा। ओके, नाउ फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रेड यानी व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार आपूर्ति श्रृंखला, और इसके बारे में लिख सकते हैं स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ओके, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, आपूर्ति। तो ये 4 इसके क्या हैं, 4 इसके पिलर्स हैं या इसके स्तंभ हैं। किसके हो गए, या हो गए आपके IPEF के। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। गॉड पार्टिकल्स की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 इयर्स की एज में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। नाउ अब यहां पर देखेंगे 94 इयर्स में इनकी डेथ हो गई है, क्या नाम है, पीटर हिग्स। चलिए, पीटर हिग्स। साइंस में, इवन जनरल साइंस में आपकी एक क्वेश्चन बन सकती है, गॉड पार्टिकल की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो नाम ध्यान रखिएगा, पीटर हिग्स के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था, इन ईयर 1929 में इनका जन्म हुआ है। 1913 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स। सॉरी, ये 1913 हो गया, सॉरी, 2013 होगा, 2013 इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, फ्रांकोइश। ओके, फ्रांकोइश है ये, फ्रांकोइश एंगलर्ड, इन्हें भी साथ में, इनके साथ में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पीटर हिग्स एंड फ्रांकोइश एंगलर्ड को। ओके, चलिए, नाउ क्लियर। अब बात आती है इसमें ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम लोग, हाँ, इन 1929 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गॉड पार्टिकल, इसकी खोज कब की गई थी, गॉड पार्टिकल की खोज कब की गई थी? तो यहां ये ध्यान रखना है कि गॉड पार्टिकल की खोज कब हुई थी। तो गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी इन ईयर 4 जुलाई 2012 में। ओके, 12 में गॉड पार्टिकल की खोज की गई, 13 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और कहां किया गया था खोज? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में किया गया था, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। इतने इंफॉर्मेशन काफी, कुछ खास इससे और नहीं पूछेगा। मृदा क्षरण के कारण भारत ने 1500 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक भूमि जो है यह खो दी, मृदा क्षरण के कारण। तो खैर इसको रहने दें, केवल समझने की चीज, इससे जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में बन सकते हैं कि 30% ऐसे भूमि हैं जो कि मामूली, जिससे जिनका आप कह सकते हैं कि मामूली कटाव होता है। ओके, 30 मतलब मिट्टी का जो है मामूली कटाव 30% भूमि में है, 3% ऐसे हैं जिनका विनाशकारी कटाव होता है, और जो ऊपरी मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व, नमी की मात्रा अधिक होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बस ऐसे हो गया, इसमें कुछ खास यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की चंद्रयान 3 मिशन, इस टीम को अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार दिया गया है, और उस पुरस्कार को किस नाम से इसे जाना जाता है? इस पुरस्कार को तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैक स्विगट जूनियर, जेट स्विगट जूनियर अवार्ड। ओके, यह दिया गया है, जैक स्विगट जूनियर अवार्ड। इस पुरस्कार को जीता है किसने? चंद्रयान मिशन की इस टीम ने। अब ऐसा तो है नहीं कि टीम में पूरी टीम को देगा, इनके भी किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन है वो। उससे पहले यहाँ पर इस अवार्ड की स्थापना की गई है इन ईयर 2004 में, और यह अवार्ड जो दिया जाता है वो क्या, किसके माध्यम से आता है? स्पेस फाउंडेशन के माध्यम से। ओके, स्पेस फाउंडेशन, इसके द्वारा यह अवार्ड जो है दिया जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई इस स्पेस फाउंडेशन के? इन ईयर 1983 इसकी स्थापना की गई 83 में, एंड 2004 से क्या कर रहा है, यह अवार्ड दिया जा रहा है। नाउ अब
अब किसको दिया गया, तो इस मिशन टीम की भारत की ओर से कौंसिल जनरल कौन रहे हैं, कौंसिल कौंसुल जनरल भारत की ओर से कौन रहे हैं, DC मंजूनाथ, इनको यह अवार्ड जो है दिया गया है, यह पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किन की याद में दिया जाता है, तो आपके एक अंतरिक्ष यात्री रहे हैं जिनका नाम है जॉन एल जैक, ठीक है, जिनका संबंध किससे था, अपोलो 13, ठीक है, ये एक लूनर मिशन यानी चंद्र मिशन, इसी पर इन्होंने काम किया था और इन्हीं के सम्मान में जो यह पुरस्कार जो है दिया जाता है 2004 से। तो ये पूरी आपकी इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग दिस। चंद्रयान 3 को लेकर के न्यूज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। चंद्रयान 3 इसे कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023। यह साउथ पोल पर कब पहुंचा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह भारत कौन सा देश बना, पहला कंट्री, फर्स्ट साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ओके, साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, पहला देश। और इसी उपलब्धि के लिए इस मिशन टीम को यह अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार जो है दिया गया है। एक्चुअली यह पुरस्कार जो है किसी कंपनी को दिया जाएगा, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र के से ही उसी से संबंध होना चाहिए, इतना तो समझ में आ ही रहा है। कोई कंपनी हो, कोई टीम हो गई, पूरी संगोष्ठी, मतलब उनको यह अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक, नाउ और यह चंद्रयान 3 ये कब पहुंचा था साउथ पोल पर, 23 अगस्त 2023 में। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर लैंडर कौन सा रहा, लैंडर एंड रोवर, तो रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान, और लैंडर कौन था, विक्रम। ठीक है, जिस पॉइंट पे पहुंचा उसका क्या नाम दिया गया, शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 की है, चंद्रयान 2 की कौन सी पॉइंट है, तिरंगा पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हालांकि चंद्रयान 2 एक विफल अभियान था, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। मैक्स वेरस्टेपन F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता बन गए। केवल हेडलाइन को ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट और नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। संगीत नाटक एकेडमी शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन कर रही है। इसका आयोजन जो ये किया जा रहा है, ठीक है, कब से कब तक चलेगा, यह 9 से स्टार्ट होकर के 17 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 17 अप्रैल तक जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि भारत के जो 7 शक्तिपीठ हैं, इन 7 शक्तिपीठ में क्या किया जाएगा, 7 जो अलग अलग शक्तिपीठ हैं वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत तो 9 को हो ही रही है। नाउ वो 7 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, फॉर द एग्जाम्पल ज्वाला मंदिर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। एंड एक शक्तिपीठ आपकी झारखंड देवघर में भी है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। इसके अलावा अंबा मंदिर गुजरात हो गया, तो 3-4 तो यही हो गए, है ना। एक महाराष्ट्र में भी है मंदिर, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और कौन सा हो सकता है, 3-4, हाँ, कामाख्या मंदिर हो गई, उज्जैन का महासिद्धि मंदिर हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 7 ऐसे स्थान है, शक्तिपीठ है, जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो उद्देश्य इसका यह है कि मंदिर की जो परंपराएं हैं, ठीक है, मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इस उत्सव का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 9 को हो रही है। शुरुआत कहां से की जा रही है, इसकी शुरुआत हो रही है कामाख्या मंदिर
कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी से शुरुआत हो रही है और समापन इसका कहाँ होगा, इसका समापन होगा माँ हर सिद्धि मंदिर। कहाँ पर है यह, उज्जैन, उज्जैन एमपी। क्लियर, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और कजाकिस्तान के सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर इसने किया विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अप्रैल में सुरक्षा चुनौतियों प्लस आतंकवाद पर निपटने के लिए या विचारों का आदान प्रदान किया है, तो कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना। और यहीं पर क्या किया गया है, इनके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो है बैठक की गई है। बस इस इंफॉर्मेशन को केवल इतना ध्यान रखिएगा। SCO का मेंबर है आपका यह कजाकिस्तान, ठीक है। और इसी SCO का 9th मेंबर है आपका जो रिसेंट में बना है, ईरान बना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। केवल हेडलाइन ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है, काफी यंग युवा बोल सकते हैं कि साइमन हैरिस को बनाया गया है। इसके अलावा स्लोवाकिया, इसमें भी क्या हुआ था, अभी रिसेंटली स्लोवाकिया में भी राष्ट्रपति पद के लिए किसको बनाया गया, पीटर पेलेग्रिनी, इनको क्या बनाया गया, स्लोवाकिया में राष्ट्रपति। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रख लीजिएगा। नाउ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया और यह केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं, इसके अलावा कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसी एक्चुअली होता क्या है कि चैत्र महीना जो स्टार्ट होती है, तो हम लोगों के हिंदू अगर धर्म में देखा जाए तो हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जो है इसी महीने से स्टार्ट किया जाता है। तो इसको अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी महोत्सव बोला गया, ठीक है। गुड़ी पड़वा, इसे कहां बोला जाता है, महाराष्ट्र यानी मराठी, यहां पर गुड़ी पड़वा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। गण गौर, गण का मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती, इस नाम से कहां सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यक्ति रस्कुक अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे रहने दीजिए। गेल लिमिटेड को 15th CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार सक्सेस निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है। देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं गेल को, क्या है यह गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब हुई इसकी, 1984। महारत्न का इसे दर्जा कब दिया गया, महारत्न कंपनी है, दर्जा कब दिया गया, 2013 में। संदीप कुमार गुप्ता इसके क्या है, चेयरपर्सन प्लस MD, कौन है, संदीप गुप्ता। ओके, नाउ अब बात हाँ, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों दिया गया इन्हें यह पुरस्कार, क्यों दिया गया, कौन सी इनकी उपलब्धि थी, तो इनकी उपलब्धि क्या थी, बरौनी गुवाहाटी, बरौनी कहाँ है, बिहार में, गुवाहाटी आसाम। यहां पर क्या किया गया है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इस परियोजना, ठीक है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इस परियोजना के लिए जो है इसे क्या दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस परियोजना के लिए इसको दिया गया है। ओके, और पहली बार ऐसा हुआ है इस परियोजना के तहत कि उत्तर पूर्व यानी बरौनी आपका उत्तर हो गया, गुवाहाटी आपका पूर्व हो गया, को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ा गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बरौनी के बारे में देख लेते हैं। रिसेंट में भी क्या हम लोगों ने बरौनी को लेकर के, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 1 को NTPC के द्वारा क्या कर दिया गया है, बरौनी थर्मल पावर
कि स्टेज 1 को एनटीपीसी के द्वारा क्लोज कर दिया गया है। एनटीपीसी से रिलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी जिसकी स्थापना 2000, एनटीपीसी की स्थापना तो हुई थी 1975 में, बट इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था इन ईयर 2010 में। गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का रिसेंट में किसे बनाया गया है डायरेक्टर? रविंद्र कुमार को। एक्सक्यूज मी, ओके चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ तो हाँ, एनटीपीसी ने क्या किया है रिसेंटली, एक्चुअली क्लास को मुझे आज इस क्लास को अभी ही एंड करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ काम आ गया है, तो बस यहीं तक आज की क्लास को हम लोग करते हैं। इसमें जो भी पेंडिंग रह गया है नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को इसके साथ इंक्लूड करके वो क्लास मिल जाएगी। अभी कुछ इमरजेंसी आ गई है इसलिए मुझे क्लास को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। ओके, बस एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो हम लोग देख रहे थे इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। एनटीपीसी की टारगेट है 2032 तक 130 गीगावाट के प्रोडक्शन को लेकर के। इसने अभी फर्स्ट टाइम राजस्थान में सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है 75 मेगावाट की, जिसकी टारगेट है 150 मेगावाट करना, बट एट प्रेजेंट में 75 मेगावाट का जो है अभी वहाँ पे एक सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है एनटीपीसी के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्लास में। दूसरी जो करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग को जो नए वीडियोस मिलेंगे उसमें हम लोग मिलेंगे। मुझे कुछ इमरजेंसी अभी आ गई है जिसके कारण मुझे क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होना है। मैं जो पेंडिंग इन्फॉर्मेशंस रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सभी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।